हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम अपने पहले लेक्चर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अपने पहले लेक्चर में यानी कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हम स्ट्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में एक छोटा सा डेरिवेशन भी हमने देखा था। अब स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में पहले हम देखते हैं। तो स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम एक बॉडी की एक्सेस के बारे में जान लेते हैं, एक्सेस के बारे में कि कौन कौन सी एक्सेस होती हैं एक बॉडी में। तो किसी बॉडी की जो लॉन्गेस्ट डिमेंशन होगी इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सिस होगी इस एक्सिस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो दो डायरेक्शंस हमें मिलेंगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां पर y एक्सिस और z एक्सिस जो हमें मिलेंगी, इन दोनों एक्सिस को हम बोलते हैं लेटरल और ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो लेटरल या ट्रांसवर्स एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन बनता है, इस प्लेन को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। अब इन्हीं एक्सिस के आधार पे हम स्ट्रेसेस को, उसके टाइप्स को पहले स्टडी करते हैं। तो स्ट्रेस का जो पहला टाइप हमें पता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एनी प्लेन ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन इस बॉडी पर ले लें जो कि थीटा एंगल पर झुका हुआ हो, तो इसके परपेंडिकुलर एक्ट करने वाला जो स्ट्रेस होगा इसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एन से। ठीक इसी तरह इसके एक पार्ट होता है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस के ही अंडर आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का ही एक टाइप है, तो यह बात तो क्लियर है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी नॉर्मल स्ट्रेस ही होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्यों है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी कि बॉडी के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के डायरेक्शन में लगने वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यानी कि इस डायरेक्शन में, बॉडी के इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस and the second is compressive stress। अब साइन कन्वेंशन की नजर से हम टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। ये सिर्फ बेसिक साइन कन्वेंशन है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाते हैं। अब स्ट्रेस का जो सेकंड टाइप होता है इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल टेंजेंशियल और
shear स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा स्ट्रेस जो किसी बॉडी के टेंजेंशियली एक्ट कर रहा होगा उसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको शियर स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? हमें पता है कि जब भी कोई स्ट्रेस किसी बॉडी के टेंजेंशियली काम कर रहा होगा तो उसके फाइबर्स को, उसके पार्ट्स को कट करने की कोशिश कर रहा होगा, शेयर करने की कोशिश कर रहा होगा। इसलिए टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को हम शेयर स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। और टेंजेंशियल स्ट्रेस किसी भी प्लेन के, अगर ये ऑब्लिक प्लेन है तो इसके टेंजेंशियली, अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन है तो इसके टेंजेंशियली, या किसी भी प्लेन के टेंजेंशियली वर्क करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं। अब इन स्ट्रेसेस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जिस पर एक टेंसाइल फोर्स F एक्ट कर रहा है। इस फोर्स F के कारण हम इसके किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, जो कि थीटा एंगल पर झुका हुआ है, इस पर शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली अगर हम इस फोर्स को दो पार्ट्स में रिजॉल्व करें, हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना आता है तो हमें फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ये प्लेन है और इसको हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो एक डायरेक्शन हमारी इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगी तो दूसरी इसके टेंजेंशियली जाएगी। ओके, सो अगर ये नॉर्मल वाला सिग्मा n हो और टेंजेंशियल वाला टाउ हो, अगर ये क्रॉस सेक्शन, जिसको हम परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ये A है और ये एंगल थीटा है, तो हम इस डायरेक्शन, इस फ्री बॉडी डायग्राम से देखते हैं कि अगर ये A है और इस इंक्लाइंड प्लेन के एरिया को A डैश बोलें, या फिर अगर हम इसको थर्ड डायमेंशन में 3D में देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। हमें पता था कि बॉडी का शेप पहले कुछ इस तरह का था। जो कि बाद में अगर हमने यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन कट किया तो अब ये पार्ट हमें कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एरिया जो पहले A था, अब इंक्लाइंड प्लेन का एरिया इससे कुछ बढ़कर A डैश हो चुका होगा। यहां पर ये एंगल थीटा है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अस से इट्स स्मॉल a, b and c, सो राइट एंगल ट्रायंगल A, B, C में हम देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स A बाई A डैश, और वी कैन से A डैश इक्वल्स A बाई और we can say that A dash equals A by sin theta। तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर स्ट्रेस यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि स्ट्रेस सिग्मा जो होता है
वो फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। तो इसको निकालने के लिए हम फोर्स को दो पार्ट्स में अगर रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी F sin थीटा। अब अगर हम सिग्मा n की वैल्यू निकालें तो सिग्मा n विल बी अप्लाइड फोर्स, तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स है वो है F sin थीटा अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास जिस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज ए डैश, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि F sin थीटा अपॉन A बाई साइन थीटा, यानी कि सिग्मा n की जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा n इक्वल्स F साइन स्क्वायर थीटा बाई A। लेकिन अगर इसी प्लेन पर हम शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास टाउ जो होगा वो फोर्स, अब इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F cos थीटा अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अभी भी A डैश है उसके बराबर होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं F cos थीटा अपॉन A बाई साइन थीटा। ये बनता है हमारा F साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई A के। अब अगर इस इक्वेशन में हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये इक्वेशन F इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2A के रूप में मिलती है, और हमें पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये इक्वेशन यानी कि टाउ की वैल्यू हमें F साइन 2 थीटा बाई 2A के रूप में मिल जाएगी। तो हमने देखा कि टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस भी सेम इसी तरह से कैलकुलेट होंगे, बस वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे होंगे। अब स्ट्रेसेस के बारे में हमें पता है कि स्ट्रेसेस आगे चलकर स्ट्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि स्ट्रेसेस के कारण स्ट्रेन डेवलप होता है। तो स्ट्रेसेस के कारण अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह के स्ट्रेन डेवलप होंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा वो एक बॉडी पर सिर्फ एक एक्सिस पर दो फोर्सेस F और F लग रहे थे। इस टाइप की जो लोडिंग होती है, यानी कि लोड केवल एक एक्सिस पर लग रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, इस टाइप की लोडिंग को हम बोलते हैं यूनी एक्सियल लोडिंग। लेकिन अगर यही फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में ना लग के, एक ही एक्सिस पर ना लग के दो अलग अलग एक्सिस पर लगे तो इसको हम बाय एक्सियल, और अगर ये 3 एक्सिस पर लगे तो इसको ट्राई एक्सियल लोडिंग भी बोलते हैं। लेकिन अभी चूंकि हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स में हमारे यूनी एक्सियल लोडिंग की ही बात होती है। यहां पर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर या फिर बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल लोडिंग की बात नहीं करते हैं। तो अभी यूनी एक्सियल लोडिंग की बात करते हैं, इसलिए यूनी एक्सियल लोडिंग से होने वाले स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, स्ट्रेन की बात करते हैं। तो स्ट्रेन जो है हमारा, स्ट्रेन हमें पता है कि स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ deformation. Stress is nothing but measure of deformation. यानी कि स्ट्रेन हमारा डिफॉर्मेशन को बताता है। हमने स्ट्रेस के बारे में जाना था कि स्ट्रेस को डायरेक्टली किसी भी मशीन से या किसी इक्विपमेंट से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेन हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो स्ट्रेन के बारे में अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें
तो स्ट्रेन के जो टाइप्स हैं वो सारे स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से ही स्ट्रेन जनरेट होता है। तो स्ट्रेस अगर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है तो सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस है, सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। तो नॉर्मल स्ट्रेस से जो स्ट्रेन जनरेट होगा उस स्ट्रेन को हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस में हमने इसका एक टाइप पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हमें पता है कि नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसके पैरेलल जो काम करता है स्ट्रेस, उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हमें दो टाइप्स के स्ट्रेन देता है। एक जो बॉडी के नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये बॉडी है तो इसके इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन देगा। तो अगर ये फोर्स हमारा टेंसाइल नेचर का हो, यानी कि नेचर में टेंसाइल टाइप का हो, तो ये इसके लेंथ को बढ़ा देगा। इस टाइप के स्ट्रेन को, जो कि इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेकिन हम देख रहे हैं कि बॉडी पर टेंसाइल फोर्सेस लगाने पर बॉडी फैल रही है और कॉम्प्रेसिव फोर्सेस लगाने पर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हमने पहले भी देखा है कि जब फोर्सेस कॉम्प्रेसिव नेचर के होंगे तो बॉडी की लेंथ जो होगी वो पहले से घट चुकी होगी। लेट अस से अगर इसकी इनिशियल लेंथ L रही हो और इसकी भी इनिशियल लेंथ L रही हो, तो इसमें जो लेंथ में इंक्रीज हुआ होगा उसको हम डेल्टा L से शो कर लेते हैं, और इसमें जो कमी हुई होगी इसको भी डेल्टा L से शो कर लेते हैं। तो इसमें जो स्ट्रेन होता है वो हमें पता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ के बराबर होता है। लेकिन अगर आप खुद से सोच के देखिए कि बॉडी को खींच रहे हैं, अगर किसी भी बॉडी को या तार को या फिर बीम को अगर आप खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है तो उसके अंदर जो मास है, जो बॉडी का मटेरियल है, मटेरियल तो उतना का उतना ही होगा ना, मटेरियल तो बढ़ नहीं जाएगा, या फिर कंप्रेस करने पे मटेरियल कहीं गायब तो हो नहीं जाएगा। यानी कि हमें यह पता है कि अगर हम इस बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो इसकी लंबाई में जितनी वृद्धि होती है इसी के रेशियो में इसकी चौड़ाई में कुछ ना कुछ कमी होगी। सिमिलरली इसके इस डायरेक्शन के साथ इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, यानी कि अगर ये लंबाई हो तो चौड़ाई और मोटाई में भी कुछ कमी आएगी। यानी कि जो इसकी चौड़ाई और मोटाई में जो कमी आएगी, या फिर अगर ये बार सर्कुलर हो तो इसके डायमीटर में जो कमी आएगी वो कमी ही इस लेंथ के रूप में आगे बढ़ेगी। अब ये जो इसके डायमीटर में या फिर चौड़ाई और मोटाई में जो कमी आ रही है, इस कमी को, इस स्ट्रेन को, इस डिफॉर्मेशन को हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। लेटरल स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेसेस के अलावा हमने एक अदर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था जो था टेंजेंशियल या फिर शीयर स्ट्रेस। अब जो शीयर स्ट्रेस है या टेंजेंशियल स्ट्रेस है, इसके कारण हमारा जो स्ट्रेन जनरेट होता है, इस स्ट्रेन को हम इसी नाम से यानी कि शीयर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं।
अब हमारे नॉर्मल स्ट्रेन को हम सिंपली एप्सिलॉन एन के नाम से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एप्सिलॉन के नाम से और शियर स्ट्रेन को फाई या गामा से प्रदर्शित करते हैं। एक और टाइप का स्ट्रेन हमारे पास आता है विच इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ये हमारा किसी बॉडी के जो पूरी वॉल्यूम है, वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसके आधार पर निकाला जाता है। यानी कि जैसा हमने लेटरल स्ट्रेन में बात की थी कि अगर लंबाई बढ़ रही होगी तो उसके अनुपात में उसकी चौड़ाई और मोटाई में कमी भी हो रही होगी। तो इसी तरह से अगर पूरी के पूरे वॉल्यूम में यानी कि ट्राई एक्सियल लोडिंग हो और पूरे वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो तो उस वॉल्यूम के आधार पर जो स्ट्रेन आएगा उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। अब इन सारे स्ट्रेन्स के बारे में हम डिटेल्स में एक के बाद एक पढ़ते हैं। तो पहला हमने जो पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन ये हमारा किसी भी बॉडी के नॉर्मल डायरेक्शन में यानी कि क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में जो लेंथ में चेंज होता है इसको प्रदर्शित करता है। यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट होगा उसको हम नॉर्मल स्ट्रेन बोलेंगे। अभी हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ यूनी एक्सियल लोडिंग की बात करते हैं। इसलिए अभी हम नॉर्मल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एक ही तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर इस बॉडी की इनिशियल लेंथ L रही हो और ये फोर्सेस अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ में जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि डेल्टा L के बराबर हो, या फिर अगर ये फोर्सेस कंप्रेसिव इन नेचर हों यानी कि ये फोर्सेस इसको दबाने का काम कर रहे हों और इसकी भी इनिशियल लेंथ L हो, लेकिन फोर्सेस अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ में जो कमी हुई है वो कमी डेल्टा L के बराबर हो, तो यहां पर जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन इक्वल्स टू, हमें पता है, चेंज इन डिमेंशन अपॉन इनिशियल डिमेंशन। यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज इन डिमेंशन, अब इसकी लेंथ में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा L है, यानी कि डेल्टा L अपॉन L के बराबर होगा। इसके बाद हम अपने अगले स्ट्रेन शियर स्ट्रेन पर आते हैं। तो शियर स्ट्रेन के बारे में जानने के लिए हम पहले एक बॉडी मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है वो नीचे से फिक्स है, यानी कि ये नीचे से मूव नहीं कर सकती। तो अगर ये बॉडी नीचे से मूव नहीं कर सकती और चूंकि ये शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण जनरेट होने वाला स्ट्रेन है, इसलिए यहां पर हम एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं F, जिसके कारण ये बॉडी नीचे से रिएक्शन देगी विच विल ऑल्सो इक्वल टू F। अब इन दो टेंजेंशियल फोर्सेस के कारण हम मान लेते हैं कि इसका, पहले इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं, A, B, C और D बोल लेते हैं इनको। तो हमारे जो पॉइंट्स B हैं, ये पॉइंट B आगे बढ़कर कुछ B डैश पर
सिमिलरली पॉइंट सी कुछ आगे बढ़कर कह सकते हैं कि सी डैश पर आ जाता है, यानी कि बॉडी की जो शेप पहले ऐसे थी वो अब कुछ इस तरह की हो जाएगी। ओके, सो अगर ये लेंथ एल रही हो और इसकी लेंथ में जो चेंज हुआ है ये चेंज डेल्टा एल के बराबर हो और ये जो एंगल यहां पर बन रहा है ये फाई से डिनोट किया जाए, तो हमारे पास अगर ये डेल्टा एल है तो ये भी डेल्टा एल होगा। तो हमारे पास हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बी बी डैश ए और सी सी डैश ए मिल रहा है। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल लेट अस से सी सी डैश डी में हम देखते हैं कि tan फाई विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि डेल्टा एल बाई एल। अब चूंकि यहां पर हमने केवल डायग्राम बनाया है तो हम इस एंगल को बहुत ज्यादा दिखा दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर इसी की जगह कोई बीम होगी या कोई सॉलिड होगा तो उसका डिफॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं होगा। ये कोई स्पंज होगा या कोई सिंपल सॉफ्ट बॉडी होगी तो जाके इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, वरना डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा माइनर होगा। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी, और हम जानते हैं कि बहुत कम एंगल के लिए tan फाई के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि shear स्ट्रेन के केस में ये जो हमारा एंगल बनता है यही एंगल हमारे shear स्ट्रेन को डिनोट करता है। यानी कि shear स्ट्रेन हमारे इस इंक्लिनेशन की माप है, इस इंक्लिनेशन को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जानने के लिए हम एक क्यूबिकल बॉडी को मानते हैं और मानते हैं कि इसके सभी प्लेन्स पर यहां पर जैसे कि इस डायरेक्शन में दो टेंसाइल फोर्सेस, इस डायरेक्शन में दो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस और इस डायरेक्शन में भी दो टेंसाइल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। अगर इस तरह से फोर्सेस एक्ट करें तो ये केवल इसके एक एक्सिस पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे वॉल्यूम में चेंज करेंगे। तो अगर इसके पूरे वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो तो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर रखते हैं। लेकिन यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि इसके तीनों एक्सिस पर लोडिंग हो रही है, यानी कि इसको हम ट्राई एक्सियल लोडिंग बोल रहे हैं। और अभी हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में हम अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम के बराबर डिनोट कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।